डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनके संबंध में, जिसमें अपन ने जातिवाद के संबंध में पढ़ लिया था और सांप्रदायिकता का अर्थ और उस सांप्रदायिकता के आधार पर जो संगठन बने हैं उनका बनने के पीछे उद्देश्य क्या है और भारत में सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ, इसके संबंध में अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। आज अपन इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं वह है सांप्रदायिकता समस्या के प्रमुख कारण क्या है, कि ये सांप्रदायिकता की जो समस्या अपने सामने आ रही है ये मुख्यतः क्यों आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, उसके संबंध में आज अपन पढ़ेंगे। तो सांप्रदायिकता की जो समस्या है उसके पीछे जो एक कारण कोई अपन कह सकते हैं विद्यमान नहीं है, अनेक ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सांप्रदायिकता की समस्या अपने सामने आ रही है। और ये सांप्रदायिकता की समस्या आज से ही नहीं, जिस समय अपना देश ब्रिटिश औपनिवेशिक का हिस्सा हुआ करता था उस समय से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद जैसे ही अपना देश आज़ाद हुआ, सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन भी हुआ और उस विभाजन के दौरान कुछ ऐसी लोगों के दिमाग में स्मृतियां बन गई थी, कुछ यादें बन गई थी, जिसकी वजह से आज ये सांप्रदायिकता की भावना को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया इसका विभाजन की कटु स्मृतियां। यह आपको ध्यान में रखना है कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो आप अच्छे से जानते हैं 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की घोषणा की थी, जिसके तहत एक प्रकार से कत्लेआम हुआ था हिंदू मुस्लिमों के बीच में। तो उस समय की स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि इससे जो एक प्रकार से सांप्रदायिक जो विमर्श की जो स्थिति उस समय इस प्रकार से उस चरम सीमा तक पहुंच गई थी, जिससे अपने देश का विभाजन भी हुआ और देश के विभाजन के दौरान अनेक प्रांतों में हिंसा भड़क उठी थी और साथ में ही लोग एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में पलायन भी कर रहे थे। जैसा कि अपन जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ वो सांप्रदायिकता के आधार पर भारत व पाकिस्तान के रूप में हुआ और अपन ये भी अच्छे से जानते हैं कि इनका विभाजन जो हुआ था वह किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, इस सांप्रदायिकता की वजह से हुआ था। और इस समय जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वो भारत बना और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र, इससे अपन कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में जो नए स्वतंत्र राष्ट्र उभर कर आए थे 1947 में। उस समय कुछ हिंदू जो पाकिस्तान में थे वो वहां से भारत की तरफ पलायन कर रहे थे, पलायन हिंदू थे वो पाकिस्तान से भारत की तरफ, और जो मुस्लिम थे वो भारत से किधर जा रहे थे, पाकिस्तान की तरफ पलायन कर रहे थे। तो उनकी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं संपत्ति सब कुछ वहां से इस प्रकार की हिंसक स्थिति के दौरान उनको छोड़कर वहां से इधर उधर भागना पड़ा था। उस समय अनेक लोगों की हत्याएं भी हुई थी, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ था और अपनों से इस प्रकार से अपने ही आंखों के सामने इस प्रकार से कत्लेआम होते हुए कुछ लोगों ने उस समय देखा था और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे वो अनाथ हो गए थे इस प्रकार की स्थिति के दौरान। और इस प्रक्रिया की स्थिति जो इस अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो स्थिति बनी थी भारत के कई क्षेत्रों में बनी थी, जिसमें लोगों ने अपने अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने कत्लेआम होता हुआ देखा था। ये कोई एक प्रकार से एक छोटी घटना नहीं थी। इस स्थिति के दौरान एक प्रकार से लोगों को मानसिक आघात पहुंचा और वर्तमान में अगर किसी भी प्रकार से धर्म के नाम पर कोई छोटी भी घटना हो जाती है तो एक प्रकार से वो घटना एक बड़ा स्वरूप धारण कर लेती है, क्योंकि वो आज भी विभाजन के दौरान की कटु स्मृतियां लोगों की
मन में जिंदा हैं। तो ये भी एक सांप्रदायिकता के बढ़ने के पीछे एक प्रमुख कारण है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वह है राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना। कहने का मतलब यह, स्वतंत्रता से प्राप्ति से पहले जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश औपनिवेशिक का हिस्सा था उस समय, और जैसे ही अपना देश जो विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले भी इस प्रकार से कई धार्मिक आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हुआ था, जिसमें जमात ए इस्लाम प्रमुख है। जमात ए इस्लाम, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद दल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, विद्यार्थी संगठन, इस प्रकार के अनेक संगठन बने थे। एक प्रकार से धर्म के आधार पर राजनीतिक संगठन, धर्म के आधार पर राजनीतिक संगठन बने थे। और इन राजनीतिक संगठनों ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक प्रकार से लोगों के अंदर इस प्रकार की विद्वेषता की भावना पैदा की, जिसमें लोगों में अपने आप में एक अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अलगाव का अर्थ होता है एक प्रकार से लोग अपने आप को दूसरे धर्म वर्ग समूह, सांस्कृतिक वर्ग समूह से अलग मानना और उनके साथ विद्वेषता की भावना से देखना। उनके साथ अपने आप को, कहने का मतलब होगा कि अपने धार्मिक संगठन या अपने जो सांस्कृतिक संगठन है उसको एक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए दूसरों से ईर्ष्या भावना रखने की इस प्रकार से अलगाव की स्थिति पैदा हुई थी, जो अपने देश की एकता व अखंडता को गंभीर चुनौती दे रही थी। साथ में ही जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है सांप्रदायिकता की जो समस्या है उसका, वह है मुसलमानों का आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होना। आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होना। कहने का भाव अर्थ हुआ कि ब्रिटिश शासन के काल के दौरान भी शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। वर्तमान में भी अगर अपन बात करते हैं नौकरी जैसी स्थिति में, तो भी इसकी वर्तमान स्थिति में भी कोई सुधार नहीं आया है। और मुसलमान समाज में जो आज के युग में जो आधुनिकीकरण होना चाहिए वह भी स्थिति में नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से जब इन दो धर्मों के मध्य, विशेषकर अपने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू व मुस्लिम के अंदर एक प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा से अपने प्रति लोगों को जोड़ने के लिए एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो ये प्रमुख है, जो नेता हैं और हैं, ये अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिंदू मुसलमानों का एक प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए इनको धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो ये अशिक्षा है, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर स्थिति है, इस वजह से यह आसानी से इस प्रकार से भड़काऊ बातों में भी आ जाते हैं। इसका भी एक ये अपन कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता की समस्या का महत्वपूर्ण कारण है। और अगला जो महत्वपूर्ण कारण है, जो अपन अच्छे से जानते हैं, जो अपना पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका एक प्रकार से दुष्प्रचार जो मीडिया में किया जाता है हिंदू मुस्लिमों के मध्य में। पाकिस्तान का अपन कह सकते हैं दुष्प्रचार हिंदू मुस्लिम के मध्य में, यानी कि एक प्रकार से इस प्रकार से जो पाकिस्तानी मीडिया है और है, इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के बीच में इस प्रकार की स्थिति बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं, जिससे शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित तो होना ही होना है, जो शिक्षित वर्ग है वह भी उनकी बातों में आ जाते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं 1981 से लेकर 93 के बीच में जिस प्रकार से मुसलमानों के बीच में और अपन कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो पाकिस्तान जो सिखों के मध्य एक प्रकार से जो
द्वेषता की घटना घटित हुई थी, जिसमें से अपन अच्छे से जानते हैं कि 1984 के अंदर इस द्वेषता के चलते ही इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई थी। और इसी के साथ अपने देश के अंदर जो मार्च 1993 में मुंबई बम विस्फोट की घटना हुई थी, वह भी एक प्रकार से पाकिस्तान में रची गई ही रचना थी, या अपन कह सकते हैं उनका एक प्लान था। तो एक प्रकार से इस प्रकार से मीडिया के द्वारा अपन कह सकते हैं कि एक दुष्प्रचार की वजह से भी ये इस प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है। और एक और भी महत्वपूर्ण है जो अपनी सरकार की सबसे बड़ी कमी है, वह है सरकार की उदासीनता। सरकार उदासीनता यानी कि सरकार व प्रशासन की उदासीनता और उसकी लापरवाही के कारण भी इस प्रकार से जो छोटी सी भी घटना हो जाती है वह भी कई बार बड़ा रूप धारण कर लेती है, जो एक प्रकार से सांप्रदायिकता की समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण है। और एक अपन देखते हैं कि जो एक तुष्टीकरण की राजनीति है, यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, तुष्टीकरण की राजनीति से आप क्या समझते हैं? तुष्टीकरण राजनीति यानी कि सरकार द्वारा वर्ग विशेष के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए उसकी उचित या अनुचित मांग को भी एक प्रकार से स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे दूसरे धर्म या समुदाय के लोग हैं उनको एक प्रकार से अपन देखते हैं कि ईर्ष्या भावना से देखते हैं, जिससे दो वर्गों के बीच में एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है या द्वेषता की स्थिति उत्पन्न होती है, जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सरकार की वह कौन सी नीति है? सरकार की तुष्टीकरण की नीति है। और कई बार वोट बैंक की राजनीति के लिए भी इस प्रकार से एक दल है वो अपने किसी एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए एक प्रकार से इस प्रकार से लोगों को आपस में लड़ाने के लिए या उनको एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उनके बीच में द्वेषता उत्पन्न कर अपने पक्ष में लेने के लिए इस प्रकार की राजनीति भी अपन को देखने को मिलती है। और इसी के साथ अपन देखते हैं कि जो विदेशी धन आता है, जैसे अपन देख सकते हैं जो अपने एशिया महाद्वीप के जो खाड़ी देश हैं वो उसमें जितने भी जो मुस्लिम संगठन हैं वो उन्हीं के अंदर हैं, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र हैं सभी के सभी। और उनको यूरोपीय देशों जैसे ईसाई संगठन वहाँ पर भारी मात्रा में, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रभाव ज़्यादा है, तो ये धन एक प्रकार से शैक्षणिक आर्थिक विकास में खर्च नहीं होता है। इस प्रकार से ये जो धार्मिक संगठन हैं ये इस अपने एक प्रकार से द्वेषता की नीति में ही इस प्रकार का धन खर्च करते हैं। ये भी एक इसका महत्वपूर्ण कारण बनता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जैसे ईरान जो खाड़ी देश हैं इनमें तेल की उत्पादन की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, और आर्थिक स्थिति मजबूत होने की वजह से वो लोग ज़्यादा अपना धन शैक्षिक आर्थिक या अपने देश के विकास में खर्च नहीं कर इस प्रकार की जो धार्मिक आधार पर एक विद्वेषता की भावना फैलती है उसमें वो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये है सांप्रदायिकता की समस्या का जो वर्तमान में अपने बढ़ रही है, उसके पीछे कारण क्या है? ये कारण में से आपसे कोई क्वेश्चन इस प्रकार से उठा कर कोई पूछ सकता है 4 नंबर के रूप में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि इस प्रकार से ये सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है तो अपने समाज के ऊपर इसका दुष्परिणाम क्या है? सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम कि ऐसे कौन से बुरे परिणाम अपने को देखने के मिल रहे हैं। अपन ने ये इसकी समस्या के कारण पढ़े हैं, तब अपन को पता ही चल गया होगा कि किस प्रकार से अपने अंदर एक प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अपने अंदर आपसी फूट डाली जा रही है, जिसके तहत एक प्रकार से लोकतंत्र को भी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, अपने देश की एकता व अखंडता को भी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। तो इसी को देखते हुए अपन देखते हैं कि यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि सांप्रदायिकता के कोई 2 या कोई 4 दुष्परिणाम बताइए। तो अपन देखते हैं सबसे पहले जो देखते हैं वो देखते हैं आपसी द्वेष। आपसी द्वेष
यानी कि इस प्रकार से दो धार्मिक या सांस्कृतिक या भाषाई समूह के बीच में एक प्रकार से विद्वेषता या ईर्ष्या की भावना पैदा होती है तो लोगों के अंदर आपसी विश्वास है वो खत्म होता है, अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। जो आपसी समरसता का जो वातावरण बना रहता है वो एक प्रकार से खराब होता है, और जो एक छोटी सी घटना होती है वो भी एक बड़ा रूप धारण कर लेती है और अपने देश के अंदर अपन कह सकते हैं कि अपने जो राष्ट्र की एकता व अखंडता है उनको एक सबसे बड़ी चुनौती दे डालती है। यानी कहने का भावार्थ ये हुआ कि अपने देश की जो एकता है अखंडता है उसको सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। ये अब इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम, जहां लोगों को आपसी सहयोग के साथ रहना चाहिए वहां एक प्रकार से विद्वेषता की भावना सांप्रदायिकता की वजह से उत्पन्न होती है। दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक हानि, क्योंकि अपन अच्छे से देखते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर जितने भी ये दंगे होते हैं तो उसमें भयंकर विनाश होता है, गाड़ियां बाजार और सब जला दिए जाते हैं। जो सार्वजनिक संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है या कोई निजी संपत्ति है उसको भी जला दिया जाता है। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं वहां कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है, वहाँ की जो बाजार हैं वो बंद हो जाते हैं जिससे काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। और जो दैनिक मजदूर होते हैं जिसे अपन दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं उनकी गुजारे के लिए भी एक प्रकार से नौबत आ जाती है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है इस सांप्रदायिकता की वजह से, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता की वजह से काफ़ी दंगे होते हैं। दंगे होने की स्थिति में वहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। इसका उदाहरण अपन देख सकते हैं, जो आतंकी बुरहान की जब मौत हुई थी तो पाकिस्तान की तरफ से एक प्रकार से लगातार इस प्रकार से धमकी दी जा रही थी और दी जा रही थी, आतंकवादी भेजे जा रहे थे। तो उस समय में काफ़ी समय तक बाद जो कश्मीर का जो बाजार था वो कई महीने तक बंद रहा था, जिस वजह से वहाँ की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। तो कहने का भावार्थ ये हुआ कि जब आपसी लड़ाई झगड़ा होगा तो निश्चित है वहाँ पर आर्थिक नुकसान भी होना तय है। और साथ में जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो दुष्परिणाम है वो एक ये है कि प्राण हानि होती है। प्राण हानि यानी कि इस प्रकार सांप्रदायिकता के आधार पर जब ये दंगे होते हैं तो अनेक प्रकार से इस प्रकार से लोगों में हिंसक घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं और काफ़ी लोगों की इस प्रकार से घर भी उजड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये सांप्रदायिकता की दंग के आधार पर जब ये दंगे होते हैं तो उसमें काफ़ी प्राण हानि भी होती है, अर्थात कई लोगों की जानें भी चली जाती है। और इसकी वजह से जो राजनीति की जो स्थिरता होनी चाहिए वह भी नहीं बनी रहती है। तो इसी आधार पर अपन कह सकते हैं चौथे पॉइंट के आधार में राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि सरकार है वो सांप्रदायिकता के आधार पर इस प्रकार से जब दंगे होते हैं तो सरकार के सामने काफ़ी समस्याएं आती हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो सरकार की स्थिरता है जो बनी रहनी चाहिए वो नहीं बनी रहती है। सरकार अपनी साख बचाने के अस्तित्व का प्रयत्न करती है, वह जो विकास के क्षेत्र में जिस प्रकार से उसको ध्यान दिया जाना चाहिए था वहाँ पर वह ध्यान नहीं दे पाती है। ऐसी स्थिति भी इस दौरान बनती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अपन कह सकते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव आता है वो अपने देश की एकता में भी बाधा डालता है, यानी राष्ट्र की एकता को खतरा होता है। इससे 500 पॉइंट अपन लिख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता को खतरा रहता है, क्योंकि लोग इस प्रकार से आपस में लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न होगी तो जो आपसी भाईचारा होना चाहिए वो भाईचारे की भावना है वो नष्ट हो जाती है। और एक राष्ट्र जब एक नहीं हो सकता, उसके नागरिकों में आपसी एकता की भावना नहीं होती तो वो राष्ट्र कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। राष्ट्र के अंदर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं फूट पड़ जाती है और जिसकी वजह से राष्ट्र कमजोर हो जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा रहता है, क्योंकि इस प्रकार से बहुत सारे संप्रदाय के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने की स्थिति में रहते हैं। तो वो एक प्रकार से जिस प्रकार से शांति व्यवस्था के साथ रहते हुए एक प्रकार से विकास के मार्ग में मिलजुल कर एक प्रकार से जो सहयोग देने की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार की स्थिति में नहीं बन पाती है। तो अपने राष्ट्र की एकता व उसकी सुरक्षा को भी खतरा रहता है। और जो महत्वपूर्ण है वह है औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है औद्योगिक विकास नहीं हो पाता है, औद्योगिक विकास में बाधा, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं
जो धनी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो इस प्रकार की स्थिति में जहां पर सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना ज्यादा रहती है तो उस क्षेत्र के अंदर अपनी संपत्ति को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको भय बना रहता है एक प्रकार से कि कभी भी हिंसक प्रवृत्ति के दौरान उसकी संपत्ति नष्ट हो सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति में यह औद्योगिक विकास जिस प्रकार से होना चाहिए, काफी क्षेत्रों में इस प्रकार से यह औद्योगिक विकास भी नहीं हो पा रहा है इस सांप्रदायिकता की वजह से। यह है सांप्रदायिकता के दूसरे परिणाम। अब देखते हैं कि इतने दुष्परिणाम हैं तो उनको रोकने के लिए अपने को क्या उपाय करने चाहिए, उसके संबंध में देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। जो बचा हुआ शेष पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में।